प्यारे छात्र छात्राओं, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। छात्रों, अधिगम हेतु आकलन में मैंने इससे पहले छात्र की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है और उसके कौन कौन से पद हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं, और उस प्रक्रिया में हमने किन किन स्रोतों के बारे में चर्चा की है, जैसे स्वयं शिक्षक, अभिभावक, अन्य शिक्षकगण, बच्चों के मित्र एवं सहपाठी और समुदाय के अन्य सदस्य। इसके अलावा और भी उसमें एक पोर्टफोलियो के बारे में मैंने चर्चा की है। पोर्टफोलियो कैसे बनाई जाती है, क्या उसमें होता है, तो ये मैं आपको थोड़ा रिमाइंडर करा रहा हूँ। अब आज मैं छात्र की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की रिपोर्टिंग कैसे की जाती है उसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूँ। वास्तव में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में या आकलन हेतु सीखने में ये जो रिपोर्टिंग की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये एक ऐसा माध्यम है कि जिसके आधार पर हम बच्चे का असेसमेंट सतत रूप से करते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया को समझने में और इसकी स्थिति कैसी है और किस प्रकार से इसको किया जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। बिना इसके आप बच्चे का असेसमेंट सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, और फिर इसके आधार पर जब मैं आगे नया टॉपिक आएगा मेरा, तो रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग के आधार पर फीडबैक कैसे दिया जाता है या उस फीडबैक का यूजेस कैसे होगा, वो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसमें मैं आज आपके सामने बताने की कोशिश करूँगा कि छात्र के जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ये जो टॉपिक आपके सामने है, रिपोर्टिंग क्या होती है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं आगे। रिपोर्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है कि इसके अध्ययन और अध्यापन के समय किसी भी पाठ, थीम या वस्तु, पाठ, थीम या वस्तु या प्रकरण या शिक्षण बिंदु या अंतर्वस्तु की समाप्ति के बाद आकलित करने से है। कुल मिला के कह सकते हैं कि रिपोर्टिंग का यह एक ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु है कि जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जब हम कोई भी कंटेंट पढ़ा रहे हैं या कोई भी शिक्षण बिंदु ले रहे हैं या कोई भी पाठ की थीम ले रहे हैं या प्रकरण ले रहे हैं, तो उसकी समाप्ति के बाद आकलन करने की प्रक्रिया से इसका पूरा एक कह सकते हैं कि एक सत्रांत कह सकते हैं। इस प्रक्रिया में शिक्षक प्रत्येक तिमाही में, अर्थात वही सत्रांत जो मैंने कहा था, रिपोर्टिंग कार्य कर सकता है इसको हर एक तिमाही में, क्योंकि इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, और कह सकते हैं कि शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है यह एक प्रकार से संक्रियात्मक है, ऑपरेशनल कहा जा सकता है इसको। शिक्षक द्वारा इस कार्य को संकेतों के माध्यम से करता है, और इसके लिए प्रमुख सुझाव निम्न प्रकार से माने जा सकते हैं। अब आइए चर्चा करते हैं, देखते हैं कि ये कौन कौन से प्रमुख सुझाव हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसको जो ऑपरेशनल, जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आकलन कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको? नंबर एक निश्चित अवधि के उपरांत छात्र के कार्यों की समीक्षा या आकलन करें, तब जाकर के हम इस रिपोर्टिंग को एक सही दिशा में कार्य करने के योग्य माना जाएगा। नंबर 2, बच्चों के सीखने के स्तर के साथ साथ उसके कार्य के बारे में विवरणात्मक जो टिप्पणी होती है वो उनके सामने रखनी पड़ती है, या उस पर एक विवरणात्मक टिप्पणी की जा सकती है। आइए नंबर 3 पे देखते हैं।
पोर्टफोलियो में बच्चे के कार्य के नमूने या क्रियात्मक कार्य रखे जाते हैं तथा उनका सतत रूप से आकलन करते रहें। ये इस आधार पर आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि जब तक पोर्टफोलियो में बच्चे का कार्य और उसके नमूने या जितने भी कौशल क्षमताएं हैं उसकी वो हम नहीं रखेंगे तो फिर हम इसको देख नहीं पाएंगे। और इसको प्रत्येक तिमाही में देखना है, उसको असेसमेंट करना है और उस आधार पर हम कह सकते हैं कि हम उसका सही ढंग से ऑपरेशनल तरीके से उसका आकलन कर सकते हैं। आइए जानते हैं नंबर 4 में क्या है। बच्चों द्वारा किए गए कार्यों का सूक्ष्म रूप से समय समय पर अवलोकन करके एवं उनको दूर करने के उपायों के बारे में भी सोचना बहुत अत्यंत आवश्यक है। उसमें उनकी कमजोरियां या उनकी खामियों का पता लगाकर उनको दर्ज करना भी बहुत जरूरी होता है। नंबर 5, पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर ही छात्रों का पोर्टफोलियो तैयार किया जाना चाहिए। आपके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए। उसके बाद नंबर 6, छात्रों की रिपोर्टिंग करने हेतु तो अनेक प्रकार के प्रपत्र भरने की कुशलता होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि सरकारी विद्यालयों में या सरकार अनेक प्रकार के प्रपत्रों के माध्यम से उनकी रिपोर्टिंग करती है और उनमें अनेक प्रकार से कॉलम होते हैं, उसमें खाने होते हैं, उसमें चीज़ों को लिखने के लिए अलग अलग बिंदुवार प्रदर्शन होता है और उसके आधार पर उसकी रिपोर्टिंग के लिए अनेक प्रकार के प्रपत्र होते हैं और उन प्रपत्रों को बड़ी गहनता से उसका अध्ययन किया करके और अच्छे तरीके से लॉजिक तार्किक रूप में उनको भर करके और सूक्ष्म रूप में और टू द पॉइंट ही उसमें लिखा जाता है। इसलिए इसको कौशल के अंतर्गत रखा गया है और ये अध्यापक में होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 7, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में रिपोर्टिंग भी एक गतिविधि का कार्य ही माना जाए। ये एक गतिविधि का कार्य होता है। ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे कि नहीं साहब ये नहीं है। इस प्रक्रिया में ये रिपोर्टिंग का गतिविधियों का ही एक काम माना जाएगा। उसके बाद नंबर 8 में रिपोर्टिंग प्रक्रिया में बच्चों द्वारा किए गए पेपर पेंसिल टेस्ट को ही प्राथमिकता न दी जाए। बहुत सारे अध्यापक करते हैं कि जो पेपर पेंसिल के माध्यम से ही सोचते हैं कि इसी के आधार पर ये सारा कार्य हो जाएगा, जबकि ये ठीक नहीं है। इसको इसके अलावा और भी उसमें चीज़ें हैं और उसके बारे में चर्चा करते हैं कि अगला कौन सा है। इसमें हमारा अगला है 9th में कि पेपर पेंसिल टेस्ट के अलावा अन्य विधियों या माध्यमों पर भी विचार करें। इससे आपके छात्र और आप में दोनों में उनकी क्षमताएं, उनकी कौशलता और दोनों पक्षों का संपूर्ण विकास हो सकता है और उसके आधार पर हम एक अच्छी रिपोर्ट बना सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगला हमारा नंबर 10 में ग्रेडिंग सिस्टम से रिपोर्टिंग ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। इससे बच्चे व उनके अभिभावक या वो बच्चों की जो छात्रों की जो प्रगति होती है उसके बारे में भली भांति समझ नहीं पाते हैं कि बच्चा किस स्तर पर है और क्या क्या प्रगति कर पा रहा है। तो इसको समझना बहुत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि आजकल जैसे ग्रेडिंग सिस्टम आ गया है, इस ग्रेडिंग सिस्टम से बच्चे का एक प्रकार से संपूर्ण असेसमेंट नहीं किया जा सकता है और कहीं ना कहीं वो ये त्रुटि का एक कारण बन गया है। तो इसके आधार पर आप यह कह सकते हैं कि आपको अन्य चीज़ों के बारे में भी सोचना है। ग्रेडिंग एक औपचारिकता हो गई है, लेकिन आपको अनौपचारिक तरीके से भी बच्चे का असेसमेंट करना होगा और उसके माँ बापों को या उसके अभिभावकों को भी उस हिसाब से उसकी रिपोर्ट देनी होगी, या आप स्कूल के प्रधानाचार्य या अन्य टीचरों के पास या कह सकते हैं कि जिसके पास भी आपको उसकी रिपोर्ट देने के लिए आपको कहा गया होगा, तो उसी हिसाब से आपने उसकी रिपोर्ट बनानी है। अगला आता है कि रिपोर्टिंग करते समय छात्र के अभिभावकों, उसके सहपाठियों व अन्य शिक्षकों से भी फीडबैक लेनी चाहिए। इस प्रक्रिया में सकारात्मक एवं
रचनात्मक संदर्भों का संज्ञान लेना परम आवश्यक माना जाता है। अगर हम किसी की फीडबैक लेते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं तो केवल ऐसा नहीं है कि बहुत सारे नेगेटिव फीडबैक देते हैं, तो वो नेगेटिव फीडबैक को हमने दरकिनार करते हुए कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव फीडबैकों का संज्ञान लेना है और उसके आधार पर हमने उसकी रिपोर्टिंग बनानी है। ठीक है, हम कुछ हद तक देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को हम केवल अपने माइंड में सेट करें और उनको धीरे धीरे दूर करने के उपायों के बारे में सोचें। लेकिन थोड़ा सा ध्यान ये रखना होगा कि रिपोर्टिंग में आप केवल नेगेटिव पक्ष ही न रखें, कंस्ट्रक्टिव रखें कि अगर ऐसा है तो मैं इसको इस प्रकार से इसको आगे बढ़ा सकता हूँ या इसको इस प्रकार से रेमेडीज़ कर सकता हूँ। ये आपके लिए परम आवश्यक हो गया। अब आता है अगला 12th कि आकलन की रिपोर्टिंग छात्रों के संदर्भ में व्यक्तिगत रूप से करनी चाहिए, इंडिविजुअली तरीके से। बहुत सारे बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं और उसके आधार पर हमको ये सोचना है कि आखिरकार इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। और हमेशा यह ध्यान रखना पड़ता है कि इंडिविजुअल रूप से ही हम उनके असेसमेंट करेंगे, ये रिपोर्टिंग करेंगे और उस रिपोर्टिंग के आधार पर हम एक न्यूमेरिकल, स्टैटिकल्स कह सकते हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, बहुत प्रकार के जो डेटा एनालिसिस हैं या डेटा है उनको कलेक्ट करके उनको एनालिसिस कर सकते हैं। अगला आता है 13 कि छात्रों के भावात्मक नियंत्रण संबंधी व्यवहार का भी आकलन करना चाहिए। छात्र कब कब किस प्रकार से इमोशनल होता है और उसके EQ, इमोशनल कोसेंट्स या इमोशनल इंटेलिजेंस का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है और उस आधार पर उसके जो भावात्मक कह सकते हैं या आवेग हैं तो उसके टोटल उस नियंत्रण पर संबंधी व्यवहार का भी आपने असेसमेंट करना है। ये इसमें भी आता है रिपोर्टिंग में। अगला, छात्रों की विभिन्न विषयों या विषय क्षेत्रों में अनेक स्तर बनाकर, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ स्तर बनाकर प्रत्येक स्तर में छात्र की प्रगति की रिपोर्ट की आख्या तैयार करनी होती है या व्याख्या करनी होती है और देखना पड़ता है कि किस स्तर में बालक क्या कर रहा है और उसके सीखने का जो स्तर है, जो उसके आउटकम्स हैं, वो किस स्तर में किस प्रकार से हो रहे। तो इसको आप ग्राफ के माध्यम से भी दिखा सकते हैं या जो आपने पोर्टफोलियो तैयार कर रखा है उस पोर्टफोलियो के आधार पर भी आप इसको दिखाने की कोशिश कर सकते हैं कि छात्र इस स्तर में, इस स्तर पर, इस लेवल पर पहुंच गया है या इस ग्राफ पे पहुंच गया है या इस बिंदु पे पहुंच गया है। तो आपके क्राइटेरिया होंगे और होते ही हैं, क्राइटेरिया होते हैं जो स्टैंडर्डाइज भी होते हैं, जो टीचर मेड होते हैं। उन क्राइटेरियाओं के आधार पर हम उसको आकलन करते हैं और उस पैरामीटर पर उसको नापने की कोशिश करते हैं, मेजरमेंट करने की कोशिश करते हैं। अगला हमारे पास 15 सीखने के प्रत्येक स्तर पर उसके प्रदर्शन की जांच परख करके अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन का भी पता जाना चाहिए। साथ ही साथ लर्निंग आउटकम्स की स्थिति का भी ध्यान रखना होगा। सीखने की जो दर है, सीखने की जो गति है या सीखने का जो एक ग्राफ है, उसके आधार पर हमको यह पता लगाना है कि इसका आउटकम्स कितना हो रहा है, किस रूप में हो रहा है और कहीं ये डाउनफॉल तो नहीं जा रहा है या अपग्रेड जा रहा है तो किस तरीके से जा रहा है, या मीडियम है, सामान्य है तो किस प्रकार से है। तो इस प्रदर्शन के आधार पर उसके आप प्रत्येक स्थिति का पता लगा करके और फिर उसके लिए आप अपनी रणनीति बनाएं या रणनीति आगे काम कर सकते हैं उस पर। उसके अलावा जो लास्ट हमारे पास छात्र के सभी पक्षों अर्थात व्यक्तिगत या व्यक्तित्व संबंधी, रुचि संबंधी, अवधान संबंधी, उसके अलावा हमारे पास उसकी संवेदनशीलता या कह सकते हैं कि उसकी सक्रियता या कह सकते हैं कि अन्य जितने भी बिंदु हैं, चाहे वो मानसिक हो, सामाजिक हो, नैतिक हो, उन सभी पर ध्यान रख करके उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का एक प्रकार से आपने रिपोर्टिंग करनी है।
और उस रिपोर्टिंग के आधार पर उसको अपग्रेड किया जाता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है, जो उसके बारे में टिप्पणी लिखी जा सकती है। तो ये रिपोर्टिंग का एक संक्षिप्त रूप है। आपको कैसा लगा, आप इसको पूछ सकते हैं इसके बारे में और कमेंट्स कर सकते हैं, या आपको कहीं पर कोई डाउट हो रहा तो आप क्वेरी कर सकते हैं। तो छात्रों, इसको बड़े ध्यान से आप देखें, समझें, परखें कि वास्तविक रूप में कि छात्र की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रिपोर्टिंग क्या होती है, और उस रिपोर्टिंग का उसकी रिपोर्टिंग की क्या भूमिका है, क्यों वो इतने महत्वपूर्ण है, और ये हमारे सीखने और सिखाने के बीच की का जो एक पुल जैसा काम करता है, ये क्यों है। तो इसको आप अच्छी तरीके से समझें, और इसमें आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू।